हेलो फ्रेंड्स, आज एनालॉग कम्युनिकेशन से मैं कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आज कुछ और न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है बेसबैंड सिग्नल एंड बेसबैंड ट्रांसमिशन। Baseband signal is an actual message signal. Baseband refers to the original frequency range of a transmission signal before it is converted or modulated to a different frequency range. Means actual message signal और actual information जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, वही एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल मैसेज सिग्नल क्या कहलाता है? बेसबैंड सिग्नल कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन सिग्नल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको बिना मॉड्यूलेट किए हमें ट्रांसमिट करना है, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रेंज ही क्या कहलाती है? बेसबैंड सिग्नल कहलाती है। इसका एक एग्जांपल लें हम, तो ऑडियो सिग्नल हो सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। तो ये तो बात हुई बेसबैंड सिग्नल की। अब अगर मैं बात करूँ बेसबैंड ट्रांसमिशन की, कि बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या होता है? Transmission of original information into transmission medium is called baseband transmission. Means जब हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम बेसबैंड सिग्नल बोल रहे हैं, उसको हम किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, तो इस तरह का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? बेसबैंड ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं टेलीफोन नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू कोएक्सियल केबल। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि बेसबैंड सिग्नल का ट्रांसमिशन कहाँ पॉसिबल है। तो देखिए, बेसबैंड सिग्नल का ट्रांसमिशन वायर कम्युनिकेशन पर पॉसिबल है। तो वायर कम्युनिकेशन हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर नेटवर्क्स को थ्रू वायर डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उस तरह के नेटवर्क जिनको हम थ्रू वायर डिज़ाइन करते हैं, वो वायर नेटवर्क कहलाते हैं। और जब हम उन वायर नेटवर्क पर कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो वायर कम्युनिकेशन कहलाता है। तो वायर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हम बेसबैंड सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये दोनों टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हुए हों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन। अब बेसबैंड ट्रांसमिशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है बेसबैंड सिग्नल हैविंग स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ड्यू टू स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज, बेसबैंड सिग्नल कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्री स्पेस और एयर। आफ्टर ट्रैवल ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, सिग्नल गेट सप्रेस्ड, सो नॉट यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, दैट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। मीन्स बेसबैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत स्मॉल होती है। एग्जांपल जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था, और मैं एग्जांपल लूँ तो ऑडियो सिग्नल की, तो ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होती है। ये क्या है? बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अब अगर हम इस स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज को थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करें, तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए ट्रैवल करवाना इम्पॉसिबल है। रीज़न कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बेसबैंड सिग्नल, या फिर मैं कहूँ इस तरह के सिग्नल क्या हो जाते हैं? सप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। सप्रेस से मतलब क्या है? कि उनके अंदर एटेन्यूएशन आ जाता है, और ड्यू टू एटेन्यूएशन उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं और रिसीवर तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो यही रीज़न है कि हम बेसबैंड सिग्नल को वायरलेस कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर हम बेसबैंड सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या फिर मैं कहूँ वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करवाना चाहें, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? बेसबैंड सिग्नल को मॉडिफाई करना होता है, यानी कि उसका मॉड्यूलेशन करना होता है। जब हम इस तरह के सिग्नल का मॉड्यूलेशन कर देते हैं, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एटेन्यूएशन रिड्यूस होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे एटेन्यूएशन रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो
सिग्नल है वो ईज़िली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाता है और रिसीविंग एंड पर हमें रिसीव हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मॉड्यूलेशन की स्टडी करते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस किस लिए यूज़ होती है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। मीन्स मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। उस लो फ्रीक्वेंसी को जब हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाती है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंट पैरामीटर्स दैट इज़ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव that is carrier signal is changed according to the instantaneous value of modulating wave or message signal। मीन्स मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव जिसको हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं। और डिफरेंट पैरामीटर क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर फेज़। तो आई होप सो आपको मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई हो। अब हम फिगर से समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर की हेल्प से हम सिग्नल को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक मॉड्यूलेटर का यूज़ किया हुआ है। मॉड्यूलेटर पर दो इनपुट कनेक्टेड है, एक इनपुट पर कनेक्टेड है बेस बैंड सिग्नल, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो सिग्नल मॉड्यूलेट होना है इसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। दूसरी इनपुट पर आरएफ ऑस्किलेटर कनेक्टेड है, इसके थ्रू एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर अप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों सिग्नल जब मॉड्यूलेटर पर आते हैं तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, इन दोनों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और आउटपुट पर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है। अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब आउटपुट पर जनरेट होता है तो ये कहाँ किस सेक्शन पर जाता है, आरएफ पावर एम्पलीफायर पर जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर पर जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का काम होता है इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर को बढ़ाना, एनहांस करना, ताकि ये डेस्टिनेशन तक ईज़िली पहुंच जाए। तो ये थी प्रोसेस कि मॉड्यूलेशन कैसे होती है। आप वेव फॉर्म के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 वेव फॉर्म ली है। फर्स्ट जो है वो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। दूसरी जो वेव फॉर्म है वो है कैरियर सिग्नल, जिसको आप हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल बोल सकते हैं। और थर्ड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई होता है मॉड्यूलेटर के ऊपर और कैरियर सिग्नल अप्लाई होता है मॉड्यूलेटर के ऊपर। तो मॉड्यूलेटर इसको मॉड्यूलेट करता है और आउटपुट पर क्या कर देता है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर देता है। तो कुछ इस तरह की शेप है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, पास बैंड सिग्नल एंड पास बैंड ट्रांसमिशन। आफ्टर मॉड्यूलेशन ऑफ बेस बैंड सिग्नल इट बिकम पास बैंड सिग्नल। A pass band signal is a signal which is having a band of frequency range from some non-zero to another non-zero value। तो बेस बैंड सिग्नल के मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, पास बैंड सिग्नल कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पास बैंड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड या फिर एक फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज और अपर फ्रीक्वेंसी को। तो बेसिकली ये रेंज जो होती है ये नॉन जीरो होती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में भी मेंशन किया हुआ है कि हमने एक फ्रीक्वेंसी बैंड लिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 100 हर्ट्ज़ टू 500 हर्ट्ज़ है। लोअर फ्रीक्वेंसी भी नॉन जीरो है और अपर फ्रीक्वेंसी भी क्या है, नॉन जीरो है। तो इस तरह के सिग्नल क्या कहलाते हैं, पास बैंड सिग्नल कहलाते हैं। अब पास बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पास बैंड सिग्नल इनटू ट्रांसमिशन मीडियम इज़ कॉल्ड पास बैंड ट्रांसमिशन। यानी कि जब हम पास बैंड सिग्नल को किसी ट्रांसमिटिंग मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं
तो इस तरह का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? पास बैंड ट्रांसमिशन कहलाता है। तो ये था पास बैंड सिग्नल एंड पास बैंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? एक इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस बैंड सिग्नल को अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें उसको मॉड्यूलेट करना होता है। बाकी मॉड्यूलेशन के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, जो कि हैं रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ एडजस्टमेंट। अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स द एंटीना हाइट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ λ/4। यानी कि रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए जो हम एंटीना यूज़ करते हैं उसकी हाइट λ/4 के मल्टीपल होनी चाहिए, तभी एक रेडियो सिग्नल्स उस एंटीना के थ्रू हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। लैम्डा क्या है? यहाँ पे एंटीना वेवलेंथ है, और अगर मैं लैम्डा को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ या डिफ़ाइन करूँ तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? c/f। यहाँ पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हम दो केस लेंगे, एक तो लेंगे लो फ्रीक्वेंसी का केस और एक हाई फ्रीक्वेंसी का केस, और उससे समझेंगे हम कि एंटीना की हाइट कैसे रिड्यूस हो जाती है मॉड्यूलेशन करने के बाद। तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में हमने फ्रीक्वेंसी ली हुई है 10 किलोहर्ट्ज़। तो 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं, और इसको कंसीडर करने के बाद हम मिनिमम एंटीना हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम एंटीना हाइट निकालने के लिए एक कंडीशन है जो मैंने आपको बता रखी है कि मिनिमम एंटीना की जो हाइट होनी चाहिए मल्टीपल λ/4 की होनी चाहिए। अब लैम्डा मैथमेटिकली क्या होता है? c/f। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो जो कि c/f है, तो इक्वेशन बन जाएगी c/4f। c क्या होता है? इस वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस वैल्यू को रखो और f आपको गिवन है 10 किलोहर्ट्ज़। 10 किलोहर्ट्ज़ को सिंपल हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करें और इसको हम कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आती है वो आती है 7500 मीटर, दैट इज़ 7.5 किलोमीटर। तो इतनी हाइट का एंटीना डिज़ाइन करना इम्पॉसिबल है, तो मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम दूसरा केस लेते हैं। अब अगर हम इस 10 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को 990 किलोहर्ट्ज़ के कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट कर देते हैं, यानी कि इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं, यानी इसका मॉड्यूलेशन कर देते हैं, तो जो नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज़। अब हम जब इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे तो मिनिमम एंटीना हाइट क्या होनी चाहिए? λ/4। तो लैम्डा की वैल्यू रखते हैं c/f, तो इक्वेशन बन जाती है c/4f। यहाँ पे c की वैल्यू आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 × 10⁸, और f क्या है यहाँ पे अब 1 मेगाहर्ट्ज़। अब 1 मेगाहर्ट्ज़ को सिंपल हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करो तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75 मीटर। तो 75 मीटर एंटीना को डिज़ाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट 7.5 किलोमीटर के एंटीना को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम किसी एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, तो उस टाइम पे एंटीना का साइज़ बहुत लार्ज हो जाता है और जिसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। बट आफ्टर मॉड्यूलेशन जब वो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है तो एंटीना की हाइट भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज होता है मॉड्यूलेशन का। दूसरा एडवांटेज है अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। इफ़ द बेसबैंड साउंड सिग्नल आर ट्रांसमिटेड विदाउट यूजिंग द मॉड्यूलेशन बाय मोर देन वन ट्रांसमीटर, then all the signals will be in the same frequency range, that is 20 Hz to 20 kHz. Therefore all the signal get mixed together and a receiver cannot separate them from each other.
Hence, if each baseband signal is used to modulate a different carrier, then they will occupy different slots in the frequency domain, that is different channels. Thus modulation avoid mixing of signals. मतलब अब अगर हम साउंड सिग्नल कंसिडर करें कि एक हमारे पास बेसबैंड सिग्नल है जो कि साउंड सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ है। अब ये सिग्नल हम डिफरेंट ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब डिफरेंट ट्रांसमीटर के थ्रू ये सिग्नल ट्रांसमिट होंगे तो ये सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को ऑक्यूपाई करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी रेंज के चैनल को ऑक्यूपाई करेंगे, जो रेंज क्या होगी 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। जब ये इस फ्रीक्वेंसी चैनल पर ट्रांसमिट होंगे तो सबकी रेंज सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। और जब रिसीविंग एंड पर ये जाएंगे तो रिसीवर इनको सेपरेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, मिक्सिंग प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। अभी इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की हेल्प से हम ये प्रॉब्लम ओवरकम करते हैं। कैसे करते हैं कि जो आपके डिफरेंट साउंड सिग्नल्स हैं इनको हम डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करते हैं। जैसे मैंने फिगर में मेंशन किया है कि हमने जो फर्स्ट सिग्नल है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी ली हुई है 3 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। दूसरे सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी ली हुई है हमने 2 मेगाहर्ट्ज़ और तीसरे सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी ली हुई है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो हमने डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पर इन सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया है। तो जो अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल को ऑक्यूपाई करेंगे और रिसीवर इनको ईजिली सेपरेट कर पाएगा। तो यहाँ से मिक्सिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था सेकंड एडवांटेज, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। थर्ड है इंक्रीज द रेंज ऑफ communication. The frequency of baseband signal is low and the low frequency signal cannot travel long distance. When they are transmitted, they get heavily attenuated. The attenuation reduces with increase in frequency of the transmitted signal and they travel longer distance. The modulation process increase the frequency of the signal to be transmitted, therefore it increase the range of communication. Means बेसबैंड सिग्नल जो हमारे होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाना इम्पॉसिबल है। रीज़न इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ड्यू टू नॉइज़ या ड्यू टू एटेन्यूएशन इनकी पावर डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हायर करना होता है, यानी कि बढ़ाना होता है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो इस सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी हद तक एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है, और इस तरीके से हम सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो ये था इसका एक एडवांटेज। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल। Multiplexing is a process in which two or more signal can be transmitted over the same communication channel simultaneously. This is possible only with modulation. The multiplexing allows the same channel to be used by many signals. Hence, many TV channels can use the same frequency range without getting mixed with each other, or different frequency signal can be transmitted at the same time. देखिए मल्टीप्लेक्सिंग कैसे पॉसिबल होती है। देखो, अगर हम बिना मॉड्यूलेट किए हुए सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करें, यानी कि अगर हम बेसबैंड सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो वो सारे क्या हो सकते हैं, मिक्स हो जाएंगे मल्टीप्लेक्सिंग के बाद। जब उनको ट्रांसमिट करेंगे तो उनकी डीप मल्टीप्लेक्सिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब अगर हम इन सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पर, और तब उनको मल्टीप्लेक्स करें, तो इनको हम एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, और रिसीविंग एंड पर थ्रू डी मल्टीप्लेक्सर हम इनको ईजिली डी मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पर मॉड्यूलेट हुए हैं और अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिफरेंट थी, तब हमने इनको मल्टीप्लेक्स किया था। तो इनको डी मल्टीप्लेक्स करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये था मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल।
improve quality of reception with frequency modulation and the digital communication techniques such as PCM. The effect of noise is reduced to a great extent. This improve quality of reception मीन्स डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइस इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर किसी भी सिग्नल में नॉइस इफ़ेक्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और रिसीविंग एंड पर जब हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो बाय यूजिंग डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। आई होप सो आपको आज के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हों। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।